हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें मैं आज आप लोग कराने जा रहा हूं जी मार्केटिंग की फुल रिवीजन। देखिए जी, मार्केटिंग को भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है। आज एक मार्केटिंग की सीरीज आएगी और कल फिर इसकी एक पार्ट 2 आएगी। और उम्मीद करता हूं कि ये दो मार्केटिंग के जिसने भी रिवीजन लगा लिए भाई साहब, उसके बाद मार्केटिंग के उसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छे से मैं याद कराने वाला हूं। एक चीज और, दूसरी ये कि आज मैं आपके सामने रहकर मार्केटिंग की पूरी सीरीज कराने वाला हूं। इसका मतलब क्योंकि अभी तक की जो पॉडकास्ट सीरीज हो रही थी उसमें मैं आपके सामने नहीं रहता था, बाहर बैठ के बताता था, क्योंकि वहां पे उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मुझे बतानी पड़ती थी, जिसके लिए मुझे सारा चीज का देखना पड़ता था, है ना। तो अभी क्या है कि बहुत अब मार्केटिंग ऐसी चीज है जो मैं सामने रह के आपके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। हाँ जी सर, तो चलिए चलते हैं कहाँ मार्केटिंग की सीरीज में और करते हैं पार्ट 1 की शुरुआत। चलिए जी क्लास में अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, अगर आपने नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा सर, आपको सारा नोट्स जो है जो भी मैं करा रहा हूँ वो सारी की सारी कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। बाकी चीजों का फॉलो कर लीजिए। और आपको कोई क्वेरी है, किसी तरह की दिक्कत है, कोई नेट में कोई इशू है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंक्वायरी मतलब वो नहीं कि क्लास की इंक्वायरी, आपकी अपनी प्रॉब्लम उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। नहीं आइए, तो ये क्या है जी, मार्केटिंग का फुल रिवीजन पार्ट 1। तो देखिए, मार्केटिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, मार्केट। तो मार्केट का क्या मतलब है, जैसे पहले वाले अगर भाषा में बात करें, अगर पहले मार्केटिंग का डेफिनेशन देखा जाए तो उसमें ये कहा जाता था कि जहां दो सेलर और बायर फिजिकली मिलते हैं, ठीक है, और वस्तुओं यानी कि गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। लेकिन आज के दौर में मार्केट के डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। देखिए, आज के दौर में आप ना कहीं जाते हैं ना कहीं मिलते हैं, घर में बस एक क्लिक करते हैं और उस क्लिक के बेसिस पर आपका सामान आपके घर में रहता है। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन आज क्या हो गया कि वेयर सेलर और बायर मीट्स टुगेदर, बस दैट्स इट, है ना। जहां सेलर और बायर मिलते हैं और क्या प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, दैट्स इट। तो सेलर बायर वो भी फिजिकली नहीं, विजुअली, है ना। ये जी, तो देखिए क्या बोल रहा है मार्केटिंग के डेफिनेशन में, क्या था, टर्म मार्केट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। मार्केटस से वर्ड आया है जिसका मतलब है अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। इसका क्या मतलब है, एक ऐसा स्थान जहां बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, यानी बिजनेस किया जाता है। कह रहा है लेमन रिगार्ड्स मार्केट एज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स पर्सनली इंटरेक्ट एंड फाइनलाइज डील्स। तो अगर लेमन बोलचाल की भाषा में बात करें तो मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां बायर्स और सेलर्स पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और फाइनली डील्स करते हैं। ये पहले की डेफिनेशन है। अभी की डेफिनेशन रहेगी वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट्स टुगेदर, कहीं भी विजुअली, है ना। ये बात है। अब देखिए डेफिनेशन की बात कर लें हम। हाँ जी सर, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था, ये भी बात देखिए। सबसे पहली बात बोल रहा है किसका, फिलिप कॉटलर ने क्या कहा मार्केटिंग के डेफिनेशन के बारे में। आइए इसको चर्चा करते हैं। कह रहा मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging the products, services, value with others। तो बोल रहा है मार्केटिंग एक क्या है, एक सोसाइटल प्रोसेस है जहां कोई एक इंडिविजुअल या पूरी ग्रुप अपनी नीड को, उसको क्या जरूरत होती है, क्या उसके वांट होती है, उस बेस पर क्रिएट करता है, ऑफर करता है और फ्रीली प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है या सर्विसेज को एक्सचेंज करता है और उसकी वैल्यू लगाता है। ये किसने बोला सर, ये बोला सर फिलिप कॉटलर है। आप एकदम सिंपल सा बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक नीड है, ठीक है, उस नीड के बेसिस पर आपको प्रोडक्ट बना दिए और प्रोडक्ट बनाने के बाद जब उसको डिलीवर किए, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू डिलीवरी। देखिए पहले क्या था ना, पहले की कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन पहले का कॉन्सेप्ट था कि भाई सामान बनाओ बेचे बिकेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी वैल्यू डिलीवरी की बात हो गई है कि भाई जब तक कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपके मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगी और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आज वो दौर चला गया जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बना और बेचने वाला कॉन्सेप्ट था,
है ना। चलिए अब देखिए जॉन मैकार्थी ने, इरम जॉन मैकार्थी ने ये क्या बोला है मार्केटिंग के बारे में, देखिए कह रहा मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट सीक टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बाय एंटिसिपेटिंग कस्टमर और क्लाइंट नीड्स, डायरेक्टिंग द फ्लो नीड्स, सैटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर एंड क्लाइंट। तो इन्होंने बात वही की है कि नीड को सेटिस्फाई करने तक का, जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई करने तक का वो सारा चीज, वो सारा प्रोसेस मार्केटिंग कहलाता है और कुछ नहीं है। अब देखिए बेसिकली आ रहा है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें, जो भी एक मार्केटर होगा वो सबसे पहले अपनी क्या करेगा, मार्केट की नीड को समझेगा, मार्केट की नीड को वो क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, फाइंड करेगा, खोजेगा, सर्च करेगा और उस बेसिस पर वांट्स क्रिएट होंगे। नीड और वांट्स, तो ये नीड और वांट्स में बेसिक डिफरेंस है कि नीड बेसिक चीजों की होती है, रोटी कपड़ा मकान, और वांट्स थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो नीड और वांट्स दोनों तरीके से हम मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि नीड रोटी की है, कपड़े की है, मकान की है, मतलब रोड हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान यूज करते हैं उसकी भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे चीजें जिसको क्रिएट किया जा सके उसकी भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी भी डिमांड जनरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल बहुत अच्छे से लेता हूं जो अभी ट्रेंड में है, क्या सर आपका अभी शादी के पहले कराते हैं ना प्री वेडिंग शूट, तो ये क्या जनरेशन है, मतलब जनरेट किया हुआ डिमांड है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नीड और वांट को समझकर, रिकॉग्नाइज करके फिर हम उस बेस पर डिमांड जनरेट करते हैं और डिमांड जनरेट करने के बाद तब जाके हमारी प्रोडक्ट का ऑफरिंग होती है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर हम उसको ऑफर करते हैं, किसको, कस्टमर्स को, बाहर लोगों के साथ। और जब हम कस्टमर को ऑफर करते हैं तो उस बेसिस पर हम करते हैं वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मतलब सेट ऑफ बेनिफिट्स, कि अगर कस्टमर को हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उस डिलीवरी के बाद क्या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब उस बेसिस पर जब वो सेटिस्फाई करेगा तो अपने प्रोडक्ट को करेगा जी एक्सचेंज, किसके साथ, जो पुराना वो प्रोडक्ट खरीद रहा था वो आपको हटाएगा और आपके प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देगा, और उस बेसिस पर होगा जी ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन जब होंगे तब हमें मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर। तो ये क्या है, ये कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए थोड़े नीड, वांट्स एंड डिमांड पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है, द मार्केटर मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट नीड्स। तो देखिए यहां सबसे पहले कोई भी मार्केटर है ना, जब ये सारा चीज फॉलो करता है तो स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए वो टारगेट मार्केट को समझना चाहता है। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, कह रहा है नीड्स, वांट एंड डिमांड। ठीक है, तो मार्केटर क्या करता है, नीड, वांट और डिमांड को समझता है। ठीक है, और नीड क्या करता है, डिस्क्राइब द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। अभी बताया कि रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात करता है। पीपल नीड फूड, एयर, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर टू सर्वाइव। ये सारी चीज सर्वाइव करने के लिए जरूरत है। पीपल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। दीज नीड्स बिकम वांट्स व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड। तो ये नीड तब वांट्स बन जाते हैं जब उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप कंप्लीटली बन जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उसमें अबव देखने लग जाते हैं कि चीजों को, कि भाई मेरा जो ये नीड है इसको हम जनरेट कैसे करके वांट किसे क्रिएट कर दे। जैसे शादी इज द नीड, कि भाई चलो पार्टनर्स की कमी है तो हम शादी ब्याह कर लेते हैं। खुश तो बहुत होगे तुम शादी की बात सुनकर, लेकिन नालायक कोई फायदा नहीं। तो शादी करोगे तो वो तुम्हारी नीड हो सकती है कि पार्टनर्स की नीड है, लेकिन प्री वेडिंग शूट करना दैट इज क्या सर, वो उसको बोलते हैं वांट्स। तो कह रहा है एन इंडियन नीड्स फूड बट वांट राइस। जो हमारे इंडिया में है, इंडियन क्या नीड्स करते हैं, भोजन, बट वो चाहते हैं राइस को, मतलब लगाव उनके साथ हो जाता है। बोलते हैं ना राइस, चावल, मतलब जब तक एक टाइम ना खा लो ना, इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे, तब तक वो राइस चाहते हैं। तो उसी तरीके से बोल रहा चपाती, वेजिटेबल, दाल, ये सारा चीज मतलब इंडिया के कल्चर में है ना। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये चीज आपको बहुत 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 ध्यान तरीके से देखना चाहिए। आपको समझता है, एक मार्केटर इन सारी चीजों को देखता है कि नीड, वांट्स और उस बेसिस पर डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए। चलिए अब इसी नीड की बात करते हैं। तो एक मिनट, ये क्या हो रहा भाई, कहीं क्यों इतना दिमाग खराब किया, अच्छा है। आइए तो उसी नीड की बात करते हैं। तो अब यहाँ आता है टाइप्स ऑफ नीड, कि नीड कितने तरह की होती है भाई। नीड हमको बताइए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में नीड कितनी कितने तरह की होती है। मार्केटिंग में नीड कैसे समझाया,
ठीक है। तो नीड को समझने के लिए सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए। देखिए सबसे पहली नीड जो होती है उसको बोलते हैं स्टेटेड नीड्स। स्टेटेड नीड्स का मतलब होता है बताई गई जरूरत। जैसे अगर आप सिंपल सा किसी दुकान में जाते हो, लैपटॉप खरीदनी है आपको, मार्केट में लैपटॉप खरीदनी है और आप जाते हो दुकान में, बोलते हो भाई साहब मेरे को एक तो बेस्ट लैपटॉप दे दो जिसकी रैम 6 GB 32 GB 64 GB जो भी बोलते हो, और उस बेसिस पर रिक्वायरमेंट बताते हो, तो बताते हो ना कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटेड नीड्स की बताई गई जरूरत। जैसे आप कार लेने जा रहे हो तो वहां बोल रहे हो कि भाई मुझे कार दिखा दे यार। फिर जब दूसरी नीड होती है रियल नीड्स। रियल नीड्स वो नीड होती है जो आपकी एक्चुअल नीड होती है, जिसको काम करना होता है। जैसे लैपटॉप, अब आप बता तो दिए बहुत सारा चीज, लेकिन उसमें से जो परचेज करोगे जो बेस्ट आपके लिए होगा वो होगा रियल नीड्स। जैसे कार आपने देख तो बहुत सारा लिया, लेकिन जो आप परचेज करके लेके आए वो कार जो कम कॉस्ट में अच्छे तरीके से आ जाए, दैट इज कॉल्ड रियल नीड्स। उसके बाद है अनस्टेटेड नीड्स। कुछ ऐसी जरूरत होती हैं जिसको बताई नहीं जा सकती। अब तुम वो मत समझना नालायक जो मैं समझ रहा हूं, हैं वो सब नहीं, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। अनस्टेटेड नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स यहाँ किसको लेकर है, प्रोडक्ट को लेकर है। जैसे अगर मैं कार की बात कर रहा हूं तो कार में दो चीज हो गया, एक तो भाई मैं बता गया उसको कि भाई मुझे कार चाहिए, दूसरी मैंने परचेज कर ली कार परचेज कर ली, उसके साथ मुझे मतलब ये चीज ना बिना बताई गई होनी चाहिए कि जब मैं कार ले रहा हूं तो उसके साथ की सर्विस भी फ्री होनी चाहिए, है ना। तो दैट सर्विस इज अ पार्ट ऑफ अनस्टेटेड नीड्स, कि वो जो बिना बताई गई जरूरत है ना, यही है कि भाई कार लिया तो सर्विस के साथ होगा ही होगा। और फिर उसके बाद उस बेस पर आ जाती है डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स बोलते हैं वो नीड्स को जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं कार लूं और उसके साथ मुझे थोड़ा सा कोई और गिफ्ट मिल जाए, जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम मिल जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल गिफ्ट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डिलाइट नीड्स। और सीक्रेट नीड्स कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जिसको हम बताने नहीं चाहते हैं किसी को, जिसको हमको लगता है कि भाई साहब ये नीड्स थोड़ा सा छुपा के रखेंगे, जब हम कुछ बन जाएंगे तो कर लेंगे। मतलब ऐसी नीड जो स्टेटस सिंबल के लिए होते हैं, जब मर्सिडीज BMW वगैरह खरीद लेना। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, आपका नीड्स। अब उसी बेसिस पर आ जाइए टाइप्स ऑफ डिमांड। देखिए मैं यहां जो भी चीज डिस्कस कर रहा हूं हर एक चीज पूछा गया है एग्जाम में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए आप उसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव डिमांड। क्या होता है नेगेटिव डिमांड? सर नेगेटिव डिमांड ऐसा डिमांड है जहां पे लोग चीजों को लेने के लिए डिसरप्शन, मतलब लेते ही नहीं है, नहीं है ना, चाहते ही नहीं है लेना। जैसे कौन सा? सर इंश्योरेंस पॉलिसी, लोग चाहते नहीं है लेना लेकिन फिर भी चल रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, नेगेटिव डिमांड इज अ टाइप ऑफ डिमांड व्हिच इज क्रिएटेड इफ द प्रोडक्ट डिसलाइक्ड इन जनरल। तो प्रोडक्ट को डिसलाइक किया जा रहा है। एग्जांपल देखिए, कह रहा फॉर्म्स ऑफ डिमांड इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, व्हिच पीपल शुड हैव बट डिले बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलता है भाई साहब इसको लेने में मन ना गजकता है यार, मरने के फायदे बता रहा है वो बंदा, बोलता है मरने के बाद तुम्हें ये भी लेगा, कौन लेना चाहेगा ऐसी पॉलिसीज, बताओ है नालायक, ऐसे कर रहा है। उसके बाद है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड मतलब क्या हो गया कि ऐसा डिमांड जिसकी जरूरत एकदम नहीं है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी नीड, जिसको सोसाइटी में एकदम जरूरत नहीं है लेकिन उसकी डिमांड फालतू में बहुत ज्यादा है। जैसे सिगरेट, बगल में पड़ोसी चाय सट्टा कर लेते हैं थोड़ा, दारू पीना है बहुत बहुत एकदम, इसकी नीड भाई साहब कोरोना में तो देखा ही होगा आपने, लड़कियों ने नंबर लगा के लिया था। तो ये वैसा डिमांड है, अनहोलसम डिमांड ऐसा डिमांड है कि ये एक नेगेटिव डिमांड ही एक तरह से है, लेकिन इसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है ना। उस नेगेटिव डिमांड की तरह नहीं कि उसमें एकदम डिमांड नहीं, इसके डिमांड ही ज्यादा होते हैं, ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा होता है। देखिए कह रहा बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनहोलसम डिमांड आर सिगरेट, अल्कोहल, पायरेटेड मूवीज, गन्स, ये सारा चीज। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तीसरा होता है नो डिमांड, जिसकी कोई डिमांड है नहीं। कह रहा है सर्टेन प्रोडक्ट्स फेस चैलेंज ऑफ नो डिमांड। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेम कैन बी एजुकेशन कोर्सेज वेयर देयर इज वेरी लो डिमांड और द नो डिमांड एट ऑल। तो नो डिमांड, जो कोई भी एजुकेशन कोर्स बेचना चाहता है तो उसकी डिमांड बहुत कम होती है, तो उसको बोला जाता है क्या, नो डिमांड। लेटेंट डिमांड को आप लेटेस्ट डिमांड कह सकते हो, है ना। जैसे सिंपल सा बात समझो कि जब भी कोई ज्यादा से ज्यादा फीचर्स वाली फोन आती है, जैसे आईफोन, अभी ये अपग्रेडेशन क्यों होता है, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 क्यों होता है, ताकि वो डिमांड अपने टॉप पे बना रहे, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है लेटेंट डिमांड इज एज नेम सजेस्ट
a demand which is customer realize later. Thus, while buying the product, he might not desire some features, but later on he might think about those features and buy the product. तो बोल रहा है भाई साहब ऐसा डिमांड है कि पहले तो कस्टमर इग्नोर करता है, लेकिन बाद में जब उसके फीचर्स को देखता है तो फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। वही वाला हाल है कि मेरे पास मान लो छोटा सा फोन है, छोटा सा नहीं, iPhone 14, ठीक है, iPhone 14। अब उसके बाद कोई और नया वाला आएगा तो फिर मेरा मन ललचाएगा, अरे यार थोड़ा दिन रुक गया था, मैं वो फोन ले लेता। तो दैट टाइप ऑफ डिमांड इज लेटेंट डिमांड। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेटेंट डिमांड आर नॉर्मल फोन्स एंड स्मार्टफोन। तो ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है कि नॉर्मल फोन होते हैं और स्मार्टफोन। तो ये अब देखिए कह रहा है पीपल नाउ डेज वांट मोर एंड मोर फीचर्स इन स्मार्टफोन, दे माइट सेटल ऑन ए नॉर्मल फोन बट लेटर ऑन दे गेट इच बाय अ स्मार्टफोन। तो ये देखिए इसके ये बेस्ट एग्जांपल है मोटा भाई का, क्या कि वो आराम से नॉर्मल फोन में काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो उसके फीचर्स देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो आप उसको फिर खुजली मच जाती है कि भाई नया फोन लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड वो डिमांड होता है जिसकी डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज करते चले जा रही है। जैसे पहले आपने सुना होगा आईपॉड होता था एक, अगर आप 2000 के आसपास के देखें, 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईस्वी नहीं मतलब 2000 के पास, तो आप उसमें देखेंगे 2001 से 5 के आसपास में आईपॉड होता था, छोटा सा गाना म्यूजिक के लिए होता था, उसमें चिप लगी होती थी और हम लोग सुनते थे ब्लूटूथ के में। उसके बाद फिर कुछ मूवीज जब देखनी होती थी ना, सीडी और डीवीडी में आता था, तो वो धीरे धीरे उसका डिमांड घटते गया। जब मोबाइल फोन आने लगे और भी चीजें, फिर मोबाइल फोन के आने बाद लैपटॉप टैब पता नहीं क्या क्या चीजें आने लगी, तो वो सारी चीज की डिमांड क्या हो गया सर, घट गया। तो डिक्लाइनिंग डिमांड ऐसा डिमांड होता है जब आपके प्रोडक्ट की टाइम पीरियड खत्म हो रहा होता है और नया प्रोडक्ट उस रेंज में आ रहा होता है। बात समझ में आया? हाँ जी सर। इर्रेगुलर डिमांड उस डिमांड को बोलते हैं जिसकी हमेशा नहीं होती है। जैसे वो बोलते हैं ना, बरसात के मौसम में छाता की जरूरत, ठंड के मौसम में आपके स्वेटर की जरूरत और गर्मी में छाता की जरूरत। तो ये जो डिमांड होते हैं सीजनल डिमांड इज कॉल्ड इर्रेगुलर डिमांड। बात समझ में आई? हाँ जी सर। और फुल मार्केट डिमांड हम उस मार्केट डिमांड को बोलते हैं जहां पे आपको डिमांड की कभी कमी होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे डिमांड इस तरीके से होता है कि भाई साहब कभी उस चीज की डिमांड नहीं कम होती है। देखिए कह रहा है एन आइडियल एनवायरनमेंट कंपनी शुड ऑलवेज पे हैव फुल डिमांड। एक आइडियल एनवायरनमेंट में हमेशा फुल डिमांड होता है। फुल डिमांड मींस दैट द डिमांड इज मीटिंग द सप्लाई पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। इट आल्सो मींस दैट द मार्केट्स आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड दैट पीपल वांट टू बाय फ्रॉम द सेम कंपनी। द मार्केटिंग चैलेंज इन दिस डिमांड इज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट एंड द कंपनी। तो ये एक ऐसा डिमांड जैसे रोजमर्रा की चीजें, भाई साहब मान लो आपको पार्ले जी की बिस्किट पसंद है तो कंटिन्यूअसली पार्ले जी की बिस्किट खरीदोगे तो उसको फुल मार्केट डिमांड ही कहेंगे। ठीक है। ओवर फुल डिमांड ऐसा डिमांड होता है जब आप क्या करते हो, सप्लाई से ज्यादा होता है ना, सप्लाई से ज्यादा डिमांड होता है। जैसे आपको एग्जांपल याद होगा कि जब MI का फोन आया था एक टाइम में, तो उसमें क्या हुआ था कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पर सेकंड भर के लिए फोन मिलता था, 12,000 15,000 फोन उसके तुरंत उड़ जाते थे। तो वहां क्या था सर, सप्लाई आपके सप्लाई से ज्यादा क्या थी, डिमांड थी। वैसे डिमांड को ओवरफुल डिमांड बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ओवरफुल डिमांड हैपन व्हेन द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड बट द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। बात समझ में आया? हाँ जी। चलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, किस किस तरीके से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। बात समझ में आया? हाँ जी सर। तो ये बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग, फिर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट की चर्चा आराम से करेंगे। देखिए सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था जी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था कि सामान वही बिकेगा जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सामान हम प्रोडक्ट बनाएंगे और बेच लेंगे। तो प्रोडक्शन फोकस किस पर, प्रोडक्शन पे, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, सामान तो बेच ही लेंगे। बात समझ में आई? देखिए कह रहा है कंज्यूमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इन लो कॉस्ट। कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन सामान जो होगा उसको बेच हम लेंगे। कह रहा मैनेजर कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजर किस पे ध्यान देते थे जी, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। कह रहा है दिस द assumption is valid on two situations,
कौन सा सिचुएशन है, कह रहा है द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एक्सीड सप्लाई, मतलब सप्लाई से ज्यादा क्या होगा, डिमांड होता था, तब ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट काम करता था। कह रहा प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई एंड हैज टू बी डिक्रीज्ड टू एक्सपेंड द मार्केट। तो प्रोडक्शन को क्या होता था, ज्यादा होता था, बट मार्केट को डिक्रीज करने के लिए इसको मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इसको डिक्रीज करना पड़ता था। तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट से बात करें तो क्या, ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट इनको बिजनेस सबसे ज्यादा सर डिमांड ज्यादा होता था सप्लाई से, सर मास डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते थे हम, सर कंपनी जो है इंटरनल कैपेबिलिटीज पे ध्यान देती थी। एक सवाल और पूछा जाता था कि फील्ड ऑफ ड्रीम स्ट्रैटेजी कौन से कॉन्सेप्ट पे बताया गया है, तो सर ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, फील्ड्स ऑफ ड्रीम। कहता है इफ वी बिल्ड इट, उसके बाद क्या, दे विल कम, अगर हम लोग बनाएंगे तो वो लोग आएंगे। सो द फाइनल थिंग इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि अगर हम सामान बनाएंगे तो बिकेगा ही, और वही सामान ज्यादा बिकेगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, या अवेलेबल होगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अभी तक चूंकि उसमें क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया था, यहाँ क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, क्वालिटी, इनोवेशन, फीचर्स, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी एट अ लोअर कॉस्ट एंड कलेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग लार्ज अमाउंट। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि लोअर कॉस्ट में हाई क्या बोलते हैं क्वालिटी वाला गुड्स को प्रोड्यूस करना। कह रहा था अंडर द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैनेजर्स पे मोर अटेंशन टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स बट दे डू नॉट केयर ऑफ द इंटरेस्ट वांट एंड कंज्यूमर प्रायोरिटी। हाँ ये बात सही था कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो ध्यान दिया गया, लेकिन भाई प्रोडक्ट कितना जरूरी है कस्टमर के लिए इस पे ध्यान नहीं दिया गया। सो द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, कस्टमर इंटरेस्ट, वांट, डिजायर, फैशन, ये आर द मेजर थ्रेट्स टू दिस कॉन्सेप्ट। तो बोला भाई साहब इसीलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस करना है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, डिजायर, फैशन, ये सब मेजर थ्रेट था, मेजर प्रॉब्लम थे जिसको इस पे ध्यान नहीं दिया गया। दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलो जापानीज कंपनीज इवन टुडे। जापानीज कंपनी आज भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। कह रहा टेलीविजन, एयर कंडीशन, फूड, वॉच कंपनीज आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। जो ये सारी कंपनीज हैं वो आपकी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है, ठीक है। हाँ जी सर। अब तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर ले फटाक से। क्या होगा सर, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जो क्वालिटी, फीचर्स, इनोवेशन पे ध्यान देगी। बात समझ में? तो यहां बोला कि वो सामान सबसे ज्यादा बिकेगा जिसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, जिसमें क्वालिटी होगी, जो रिसर्च बेस्ड होगा, वो सामान सबसे ज्यादा बिकेगा। बात समझ में आई? थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब ऐसा है कि हम सेलिंग एफर्ट्स अगर लगा दिए, सबसे ज्यादा सेलिंग एफर्ट्स अगर हम लगा दिए तो भाई प्रोडक्ट हम बेच के रहेंगे। मतलब गंजे को टकले को कंघी बेचने वाला काम हो गया। तो देखिए कह रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद का ये है। तो ये बोला कि आपको ज्यादा सेल्स करना होगा और उससे प्रॉफिट होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द पीपल विल बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ एग्रेसिव सेलिंग मेथड आर यूज्ड। अगर आपको सेल करना आ गया तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वही बात ये बात बोल रहा है। Correct believes that the people ordinarily will not buy the organization product unless they are persuaded to buy। मोटा भाई साहब सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल करने के लिए आपको बाय मतलब परसुएट करना ही पड़ेगा, बहकाना ही पड़ेगा, तभी आप सेलिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते। चलिए अब ये बात ध्यान से समझिएगा। सॉरी, हाँ जी। तो अब क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट तक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चल रहे थे। अब जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया ना तो इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि अब हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में ना अब ये चीजें ध्यान देने की जरूरत पड़ी। भाई साहब का है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बोला अगर आप उस कस्टमर के बातों पर ध्यान देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो ऑलरेडी प्रोडक्ट तो बिकेगा ही मार्केट में, नहीं? हाँ जी सर। तो वही बोल रहा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है स्टार्ट विद द डिटरमिनेशन ऑफ कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर नीड के हिसाब से सामान बनाएंगे, एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस नीड। तो पहला क्या कि कंज्यूमर के नीड को परखेंगे, उस बेसिस पर आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये खत्म करेंगे। फिर कह रहा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज भी कस्टमर के आसपास करते रहेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डिजाइन टू सर्व कस्टमर नीड्स। तो प्रोडक्ट और
सर्विसेज जो भी बनाएंगे वो कस्टमर के नीड के अनुसार बनाएंगे, ना कि किसी और के अनुसार। बोलता सेटिस्फाइड कस्टमर विल गिव यू विल ओनली प्रोड्यूस प्रॉफिट। और अगर क्या बोलते हैं तो आप सेटिस्फाइड कर दोगे कस्टमर को तो भाई वहां से तो प्रॉफिट आपका आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर नहीं बल्कि अपने कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट बनाओ। मींस जैसे कह रहा है कॉन्सेप्ट इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। तो फाइंड द राइट प्रोडक्ट for your customer is the best option rather than not to find the right customer for your product। बात समझ में आई? हाँ, तो अपने कस्टमर के लिए हमेशा सही प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर मत खोजिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब देखिए सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या था सर। सेलिंग जो है प्रोडक्ट्स और सेल के लिए था और ये वांट और फिल उसको भरने के लिए था। मार्केटिंग कह रहा है लिमिटेड स्कोप है और इसका वाइडर स्कोप है। फोकस कर रहा है ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप में, पर ये फोकस कर रहा है सेटिस्फाइंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड एंड वांट। ये इसका एम है प्रॉफिट कमाना और इसका एम है सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ये देखिए ये ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको समझ में आ जाएगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट कहा था कि फैक्ट्री, फिर स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सेलिंग एंड प्रमोशन और प्रॉफिट कमा लो, बस इतना ही काम है इसका। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बोला पहले मार्केट देखो, कस्टमर की नीड को समझो, फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करो, सबको मिला दो और फिर प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट यहां भी कमाओ लेकिन सेटिस्फेक्शन के थ्रू। जो प्रोडक्ट बना रहे हो ठीक है वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा तो काहे के लिए कस्टमर आपका सेटिस्फाई प्रोडक्ट खरीदेगा। सो प्रॉफिट यहां भी कमाओ लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करो। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है इसके बाद दैट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है एवरीथिंग मैटर्स, सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो सब कुछ मैटर करता है मतलब आपके क्या बात कर रहे हो सर? सब कुछ मतलब हर कुछ, इंटरनल एक्सटर्नल, बिजनेस वाले लोग, ठीक है ना, सब कुछ मैटर करते हैं, सप्लायर, एवरीथिंग, कस्टमर मैटर, सब कुछ मैटर। सो क्या कह रहा है देखिएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग थॉट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंसीज। तो ये सारे चीज चाहे वो प्रोसेस हो, प्रोग्राम हो, डेवलपमेंट हो, डिजाइन हो, सब के बेस पर आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों के बीच का फर्क है। अब देखिए मार्केटिंग होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के चार क्या बोलते हैं पर्पस है, सॉरी पर्पस बोल रहा हूं, टाइप्स है। होलिस्टिक मार्केटिंग में पहला इंटरनल मार्केटिंग आता है, दूसरा इंटीग्रेटेड, तीसरा रिलेशनशिप और चौथा रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। नहीं बात समझ में आ रही है? तो सर आप मुझे बताएंगे कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? सर रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना। अगर कोई कंपनी कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखती है, तो चैनल्स के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखती है, पार्टनर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखती है, तो भाई उसके लिए प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब सबके लिए है ना। उसके बाद क्या सर? उसके बाद जो मार्केटिंग आ रही है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ ये बात बताइएगा मुझे। सर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब हो गया कि आप मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग चैनल के एक साथ लेके चलेंगे, मतलब सारा काम करना होगा आपको ना। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ लेके चलना, ठीक है, समझ में आ रही बात? इंटीग्रेटेड मतलब सभी को एक से लेके साथ चलना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मतलब अगर आप प्राइस में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको प्लेस में भी हो सकता है चेंज करना पड़े। आप अगर प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है प्रमोशन में भी चेंज करना पड़े। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने प्रोडक्ट कैटेगरी रखा होगा हाई वाला, स्कीम वाला, मतलब ज्यादा प्राइस वाला, और अचानक से आप प्राइस कर दोगे कम, तो भाई आपके सेगमेंट के लोग भी तो बदल जाएंगे। हाँ जी सर, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो अब नहीं लेने लगेंगे क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो? तो इसीलिए बोला गया क्या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग लेके चलना होगा। आपकी कम्युनिकेशंस के बारे में आपको ध्यान देना होगा, चैनल्स पे, प्रोडक्ट सर्विस पे। बात क्लियर है? हाँ जी सर। इंटरनल मार्केटिंग की एक बात बताऊं, इंटरनल मार्केटिंग में क्या करना होगा सर? इंटरनल मार्केटिंग होती है कंपनी के एम्प्लॉयज की। आपको क्या करना है, कंपनी का जो विजन है सर, वो विजन आपको अपने एम्प्लॉयज के भी दिमाग में डालना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मार्केटिंग। कि अगर आपका डिपार्टमेंट ही प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा,
आपकी विजन को नहीं समझेगा तो भाई साहब बाहर क्या जानेंगे। तो इसके लिए बोला कि इंटरनल मार्केटिंग भी करना जरूरी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सीनियर मैनेजमेंट हो, अदर डिपार्टमेंट हो, सब। और लास्ट में है सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, जिसको सोसाइटल मार्केटिंग भी कहते हैं। मतलब सोसाइटी के बिना बेनिफिट के लिए आपको मार्केटिंग करनी है, तो इसी के लिए आपको बोला गया कि सोसाइटल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग काम करिए, जिसमें इथिक्स भी हो, एनवायरमेंट को लेकर भी सही चीजें की गई हो, लीगली भी हो और कम्युनिटी के लिए भी अच्छी चीजें गई हो। मतलब कोई ऐसा चीज मार्केटिंग कर रहे हो जिससे एनवायरमेंट इफेक्ट कर रहा है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग नहीं हुआ। बात समझ में आया? हाँ जी सर। तो ये काम हो गए जी आपके यहां तक, मतलब आपके क्या थे ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब ये देखिए, ये आपका एक और एग्जांपल है सोसाइटल मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड और रिलेशनशिप मार्केटिंग। बस आइए, ये काम हो गया तमाम। आइए जी, अब है वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। क्या है वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, बताइएगा तो। ठीक है, वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कहता है कि कस्टमर की वैल्यू कीजिए। मतलब कैसे वैल्यू करें सर? जो भी प्रोडक्ट आप उसको बना के दे रहे हैं उसकी सेट ऑफ बेनिफिट्स जो है, जितना आप पैसा ले रहे हैं उससे ज्यादा आप सेट ऑफ बेनिफिट्स दीजिएगा, तो इसी को बोला गया क्या? वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने कि कस्टमर की वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू डिलीवरी आप कर रहे हो वो कस्टमर से जितना पैसा ले रहे हो उससे ज्यादा सेट ऑफ बेनिफिट्स अगर उस प्रोडक्ट के थ्रू उसको पहुंचा रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या? वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। जैसे मतलब समझ लो, मान लो मैंने ये रिमोट खरीदी 100 रुपए में, और इस 100 रुपए के बदले, वो जो 100 रुपए मैंने रिमोट खरीदी थी और इस 100 रुपए के बदले मैं बेनिफिट उठा पा रहा हूं 200 रुपए का, तो दैट इज कॉल्ड क्या? बेनिफिट्स या वैल्यू फिलोसफी। बात समझ में आई? हाँ जी सर। आइए देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको समझते हैं। कह रहा it is focused on the value delivery to the customer and states that the marketing has to be practiced as a task of satisfying customer through the value delivery। तो वैल्यू डिलीवरी के थ्रू क्या करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। कह रहा मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर। मार्केटिंग क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम, उसके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप भी बनाना बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू देम। कैसे 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 रिलेशन बना के रखेंगे? उसको सुपीरियर वैल्यू देंगे। मतलब अगर वो मुझसे, अब अगर मैं किसी प्रोडक्ट का दाम उससे 10 रुपए ले रहा हूं ना, तो उस प्रोडक्ट के 10 रुपए के बराबर की कम से कम 10 रुपए के बराबर का प्रोडक्ट तो उसको हम जरूर देंगे। हम 12 का भी दे सकते हैं बेनिफिट्स वाला, लेकिन कम से कम उतना का बेनिफिट्स जरूर देंगे। कह रहा है प्रॉफिट हैज टू बी सिक्योर्ड थ्रू द वैल्यू डिलीवरी रूट। और प्रॉफिट कैसे सिक्योर करना चाहिए? वैल्यू डिलीवरी रूट के थ्रू। आगे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। आइए जी, अब क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के टास्क कि सर हम कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, नहीं? तो आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद काम खत्म करेंगे। देखिए कह रहा है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान। अब जब हम वैल्यू डिलीवरी की बात सोच लेते हैं तो हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का टास्क परफॉर्म करना पड़ता है कि सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी और प्लान। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहा है द कंपनी मस्ट डेवलप कॉन्क्रीट मार्केटिंग प्लान्स एंड स्पेसिफाई द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स गिव इट्स मार्केट एक्सपीरियंस एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। तो बोल रहा है आपको मार्केट के बिहाफ पे सोचकर उसके बेस पर प्लान बनाना होगा और अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी, टैक्टिक्स डेवलप करने पड़ेंगे, और उस बेस पर आपको मार्केटिंग के एक्सपीरियंस और कोर कंपेटेंसीज लगानी होगी। उसके बाद पर क्या सर? कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। मतलब कह रहा था कंपनी नीड्स अ रिलायबल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू द क्लोजर मॉनिटर इट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मार्केट इनसाइट्स को कैप्चर करना। मतलब आपके आसपास कैसी, आपके प्रोडक्ट को लेकर कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, रिसर्च करना होगा। बेसिकली अगर एक बात मान लो तो रिसर्च करना होगा कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्या डिमांड है, कितने में बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, उसकी सारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। बात समझ में आई? हाँ जी सर, ठीक है जी। कह रहा है कनेक्टिंग विद कस्टमर। अब कस्टमर के साथ भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी मस्ट कंसीडर हाउ टू द बेस्ट क्रिएट वैल्यू टू चूज टारगेट मार्केट एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो बोल रहा है आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए भी बात सोचनी पड़ेगी कि कैसे हम उसको वैल्यू दें और उसके साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कस्टमर के साथ कनेक्ट
रह सकते हैं। ठीक है, कह रहा था कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केट, कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट दोनों को समझना पड़ेगा। इट मस्ट डिवाइड द मार्केट इनटू द मेजर मार्केट सेगमेंट्स, इवैल्यूएट ईच वन, टारगेट दोज कैन बेस्ट, एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इसके बाद का काम है मैं बताऊंगा। और उस बेसिस पर बिल्ड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कह रहा था कंपनी मस्ट पे अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स एंड डेवलप ए पोजीशनिंग स्ट्रेटजी फॉर इट्स ब्रांड। तो एसटीपी कर लीजिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग कर लीजिए, दिमाग में लोगों के दिमाग में अपना ब्रांड इमेज क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, मार्केट ऑफरिंग को स्टेप डालिए। कह रहा है इट इंक्लूड्स द फर्म टेंजिबल ऑफरिंग टू द मार्केट, इंक्लूड्स प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स एंड प्रोडक्टिंग आफ्टर द सेल्स सर्विस। तो एसटीपी करने के बाद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यही दो तो तरीका है भाई, सिंपल सा है। फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का दो तरीका आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये आप ऐसे बेसिस पढ़ लीजिए, उसके बाद बताता हूं। तो मार्केट को सेव कर लिया कैसे, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स और पैकेजिंग करके। डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू को डिलीवर करने की बात, तो सर डिलीवरिंग वैल्यू बताया मैंने कि सेट ऑफ बेनिफिट्स बराबर बराबर दे दीजिए। कम्युनिकेट वैल्यू मतलब आप प्रमोशंस के चालू करिए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब आप उसके साथ कनेक्शन बना के रखिए। बात समझ आया। अब ये जो दो चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले ये ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस है, और ये वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी प्रोसेस है। ये बात को ध्यान से समझिएगा सर क्या बोलने जा रहा हूं। ठीक है, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में पहले ये था, ठीक है, कि लोग प्रोडक्ट बनाते थे, सेल करते थे, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल देखते थे, और ठीक है बस बना देते थे, उतना दिमाग नहीं लगाते थे। लेकिन जब नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात आई, तो अब हमें वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी प्रोसेस की बात करने लगी। देखिए बात को समझिए, ये इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मेक द प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे और सेल द प्रोडक्ट, ये ट्रेडिशनल था, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट को डिजाइन किए, उसको प्रोक्योर किए, प्रोडक्ट बनाए, उसका प्राइस, उसको नहीं यहाँ तक प्रोडक्ट बनाए तक, ठीक है। उसके बाद सेल द प्रोडक्ट में प्राइस डिसाइड किया और सेल कर दिए, फिर एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस, ये सारा सेल द प्रोडक्ट में आ गया। तो ये दो काम था। लेकिन अब का जो ट्रेंड है, जहां वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी सीक्वेंस की बात किया जाए, तो सबसे पहले वैल्यू को चूज करने बोला कि भाई आप वैल्यू चूज करिए कि कहां सेगमेंट डिसाइड करना है, किस सेगमेंटेशन में आपको काम करना है, किस लोगों के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो सेगमेंटेशन कर लिया कस्टमर, फिर उस सेगमेंटेशन पर आपको फोकस करना है, जो सेगमेंट आपने डिसाइड किया उस पर फोकस करिए, यानी कि टारगेट करिए, और उस बेसिस पर उसकी पोजिशनिंग करिए। जैसे अगर मैं ये पढ़ेंगे, एसटीपी पढ़ेंगे, तो सेगमेंटेशन मतलब जो पोजिशनिंग मतलब जो छाप छोड़ देना, जैसे नाइकी का एक छाप है आपके दिमाग में, ये ऐसे वाला देख रहे हो ना, ऐसे वाला, ठीक है, ये डिजाइन जहां देखा आपको नाइकी बदल जाती है। तो उसी तरीके से हर ब्रांड की आपके दिमाग में इमेज है, तो वो इमेज क्रिएट करना। अभी एसटीपी आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लीजिए। फिर है चूज द वैल्यू, वैल्यू को चूज कर लिए, आप प्रोवाइड द वैल्यू मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करिए, सर्विस डेवलपमेंट करिए, प्राइस डिसाइड करिए, सोर्सिंग मार्केटिंग करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो ये वैल्यू प्रोवाइड करिए किसको, कस्टमर को। और लास्ट में करिए कम्युनिकेट का वैल्यू, जिसमें आप सेल्स कर सकते हैं, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, चूज द वैल्यू, कहां आपको प्रोडक्ट देना है, किस लेवल पे देना है, और उसकी छाप कैसे क्रिएट करनी है। प्रोवाइड द वैल्यू, आप प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और लास्ट में उसकी प्रमोशन करते रहिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए पूरी मार्केटिंग आपकी रिवीजन हो जाएगी। चलिए हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या बोलता है? Product customer relationship management is often referred to as a process, strategy, software, technology that enables organization to manage relationship with their customer, vendors and suppliers. तो CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहने का मतलब हुआ कि वो प्रोसेस, वो स्ट्रेटजी, वो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ, अपने वेंडर के साथ, अपने सप्लायर के साथ। बात समझ में आई? तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी जो प्रोसेस है, आपकी कौन सी प्रोसेस सर, मार्केटिंग की प्रोसेस क्या हो जाए, इजीली क्लियर हो जाए, इजीली काम बन जाए। ठीक है, तो सीआरएम की जरूरत है। अब जो आपको देखना है वो है जी क्या, कस्टमर लाइफ साइकिल या कस्टमर एनालिसिस बोलते हैं ना। देखिए कस्टमर एनालिसिस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कस्टमर लाइफ साइकिल क्या होता है, कस्टमर कैसे एनालाइज करता है चीजों को और प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देता है। तो वही बोल रहा है कस्टमर रिसर्च इन मार्केटिंग शोज दैट देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एनी कस्टमर इन द फॉर्म एंड द फॉलोइंग स्टेज द कस्टमर लाइफ साइकिल विजुअल। तो बोल रहा भाई साहब देखिए, कोई भी कस्टमर जब आता है, कस्टमर एनालाइज करता है चीजों को, रिसर्च करता है,
तो भाई साहब एक चीज तो आपको देखने मिला कि हर कस्टमर की अपनी एक लाइफ साइकिल है। कोई भी प्रोडक्ट वो किस तरीके से खरीदता है उसको हम लोग कस्टमर लाइफ साइकिल बोलते हैं। कोई एक ऐसा बंदा है जो भाई साहब हमेशा 10 साल तक 20 साल तक एक ही प्रोडक्ट खरीदते रहता है। कोई ऐसा बंदा है जो शुरू में देखता है कुछ तो खरीदता ही नहीं है। बात समझ में आए? तो ऐसे 5 टाइप्स हैं कस्टमर लाइफ साइकिल के। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला बोलता है प्रोस्पेक्ट कस्टमर। सब प्रोस्पेक्ट कस्टमर का मतलब बोला कि मतलब एक ऐसा पोटेंशियल कस्टमर जिसने कोई न्यू प्रोडक्ट ब्रांड यूज किया ही नहीं है अभी तक, तो फर्म उसे ऑफर देकर टारगेट करना चाहती है। तो प्रोस्पेक्ट कस्टमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर सेगमेंट है जिसमें क्या है, कोई ब्रांड वैल्यू का कोई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो भाई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, कस्टमर जाएगी वहां पे कंपनी और इसको क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार बना लेगी, बोलेगी भाई साहब तुम मेरा प्रोडक्ट यूज करो, बेस्ट है। फर्स्ट टाइम बायर वो लोग होते हैं, वो कस्टमर जो ट्रायल स्टेज में एंटर करता है। बात समझ में आ रही है? ट्रायल स्टेज में एंटर करने का क्या मतलब हुआ सर? जब हम लोग कोई नया कंपनी की प्रोडक्ट आती है तो हम लोग खरीदते हैं कि भाई चलो एक बार देख के ट्राई कर लेते हैं, तो वो है फर्स्ट टाइम बायर। और फर्स्ट टाइम बायर होने के बाद ही आप बनते हो रिपीट बायर, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर मान लो कोई प्रोडक्ट समझ में आ जाती है, आपको अच्छा लग जाता है, आपके फेस पे वो क्रीम अच्छा लग गया, फिर आप दोबारा खरीदने जाते हो, दैट इज कॉल्ड रिपीट बायर। और कोर बायर डिफेक्टर का क्या मतलब हुआ? जो मतलब ऐसा कंपनी के ये बेस होते हैं जो भाई कहीं जाते ही नहीं। जैसे मुझे अगर डिटॉल साबुन से मैं नहाना पसंद करता हूं तो मैं हर बार डिटॉल साबुन ही कर दूंगी, चाहे कंपनी कितने भी नए प्रोडक्ट लेके आ जाए। बात समझ में आ रही है? और ये मेरे साथ है कि मैं वही साबुन यूज करता हूँ, समझ रहे हो? तो वैसी बात है। तो ये कोर बायर डिफेक्टर बोलते हैं इसको। और लास्ट में है जी डिफेक्टर, और ये तो डिफेक्टिव पीस है जिसको किसी भी प्रोडक्ट को कोई समझ में ही नहीं आता है, बोलता है अरे यार ये तो बेकार है, वो भी बेकार, ये भी बेकार, वो बेकार, दुनिया बेकार, है ना? तो वो होते हैं डिफेक्टर। प्रोस्पेक्ट जिसको किसने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है, कस्टमर इसको कंपनी उसको टारगेट करेगी। फर्स्ट टाइम बायर ट्रायल स्टेज वाला जो एक बार चलो ट्राई करके ले लेते हैं, फिर उसी पैकेज को अगर आप 2-3 बार ले लो, रिपीट बायर। कोर बायर मतलब जो अपने ब्रांड के अलावा कोई ब्रांड खरीदना ही नहीं चाहता, लॉयल है अपने ब्रांड के लिए, कोर बायर। और डिफेक्टर क्या सर? ये पूरी तरीके से डिफेक्ट है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। देखिए जी, अब है कस्टमर की वैल्यू। क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी और इससे भी। पिछला मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको बिना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ टॉपिक लिया ही नहीं है रिवीजन के लिए, सो इस बात पर टेंशन फ्री रहिएगा। क्या कह रहा है? कस्टमर वैल्यू एंड इट्स कंपोनेंट। तो कस्टमर वैल्यू कहने का मतलब है परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर इन एन ऑफर। टू कंपोनेंट्स कस्टमर वैल्यू आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखिए कस्टमर की वैल्यू कहने का मतलब है कि वो वैल्यू जो कस्टमर एक ऑफर के थ्रू दे रहा है, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ सर कि जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको मिलते हैं सेट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये जो सेट ऑफ बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, दैट इज अ कस्टमर वैल्यू। बात समझ में आई? हाँ जी सर। कि किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और 10 रुपया में वो प्रोडक्ट मिल लिया उसने, अब उसको 10 रुपए की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 10 रुपए के सेट ऑफ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, दैट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो सर अब टेंजिबल वैल्यूज क्या हो गए सर? टेंजिबल जिसको हम छू के देख सकते हैं वही तो हो गया, है ना? फिजिकल और क्वांटिफिएबल होता है नेचर में, जो फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना? या क्वांटिफिएबल लिख लो, उसको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ जी। तो ये हो गया टेंजिबल वैल्यू, जिसमें पहला वैल्यूज है उसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यूज। अब बताइए फंक्शनल वैल्यू का क्या मतलब है सर? फंक्शनल वैल्यू मतलब काम के बेसिस पर। जैसे अगर कोई पेन आपने ले रखा है, जैसे मैं ये पेन लिया मैंने, तो ये लिखने का काम कर रही है, तो दैट इज हिज फंक्शनल वैल्यू। समझ रहे हो? जो काम के बेसिस पर जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो आपने क्रीम लिया थोड़ा मतलब अच्छा होने के लिए, थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए, और जैसे क्रीम लगाया, हाय राम, यहाँ पे दाग आ गया आपके, हाय प्रोडक्ट खराब, तो वो उसकी फंक्शनल वैल्यू नहीं है। तो फंक्शनल वैल्यू मतलब जो आप काम करने के लिए ले रहे हो उसी काम के लिए वो प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद है इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू का क्या मतलब है कि जो आपने प्रोडक्ट लिया उसकी प्राइस की वैल्यू है कि नहीं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में आपने लिया तो वो प्रोडक्ट 100 रुपया के लायक है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू। तीसरा है जो कन्वीनियंस वैल्यू। कन्वीनियंस वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट उसको कितना इजी तरीके से मिल जाता है,
समझ रहे हो कि वो प्रोडक्ट आपको कितना इजी तरीके से मिल जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमको जाना पड़ रहा है 20 किलोमीटर, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे घर में बगल में मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस वैल्यू, कि कितना इजी तरीके से कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। सेंसरी एंड एस्थेटिक वैल्यू, सर ये क्या है? सर ये बोलता है जो सेंसेस के थ्रू अपना क्या कर सकती है, ये चेक कर सकती है। जैसे सेंस में क्या होता है सर, टेस्ट करके चेक कर लेना, सूंघ के देख लेना। जैसे आपको स्प्रे लेने जाते हो तो क्या करते हो, ये थोड़ा सा हाथ में रखते हो, ऐसे स्प्रे मारते हो कि हाँ हाँ अरे अच्छा है ना, तो उसको बोलते हैं सेंसरी वैल्यू, कि जो आपको प्रोडक्ट लेना था, आपने उस प्रोडक्ट को देखा, उस सेंसरी वैल्यू आप सेटिस्फाई हो गए, तो फिर आप उसको ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड सेंसरी वैल्यू। और एक है फिर एस्थेटिक वैल्यू। सर एस्थेटिक वैल्यू मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट, जो जैसे आप किसी की प्रोडक्ट देख कर नहीं कहते हो वाह यार क्या पैकेजिंग है, सॉलिड पैकेजिंग है, तो वो पैकेजिंग जो आपको समझ में आती है दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक वैल्यू। तो सेंसरी वैल्यू मतलब सेंस के थ्रू, मतलब सूंघना, टच करके देख लेना, साउंड अच्छा लगे, टेस्ट लुक अच्छा लगे, तो वो सारा। और एस्थेटिक वैल्यू मतलब जो आप प्रोडक्ट के पैकेजिंग वगैरह को लेकर करते हो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। ये देखो प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन एंड सेंसेस। उसके बाद है सर्विस या पीपल वैल्यू। सर्विस या पीपल वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि आपको जो मतलब सर्विसेज दी जाती है या पीपल जो आपके साथ बिहेव करते हैं, क्या वो सही है या नहीं, मतलब क्वालिटी कैसी है, मिला जुला के क्वालिटी कैसी है। समझ में आई बात? हाँ जी, तो ये हो गए जी टेंजिबल वैल्यूज। अब है इनटेंजिबल वैल्यू। सर इनटेंजिबल जिसको हम छू के नहीं दे सकते, जो साइकोलॉजिकल होगी। कैसी वैल्यू? जो साइकोलॉजिकल होगी, साइकोलॉजिकल एंड अनक्वांटिफिएबल, है ना? हाँ जी सर, तो ये इसको बोलते हैं। अब इसकी वैल्यूज को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले सोशल वैल्यू। तो सर सोशल वैल्यू मतलब क्या समाज के हिसाब से वैल्यू है, समाज में एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सोशल वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू मतलब स्टेटस सिंबल के लिए मर्सिडीज लेके चले गए तो मेरे वो स्टेटस को सेटिस्फाई किया। बात समझ? डायमंड का नेकलेस लिए, स्टेटस को सेटिस्फाई किया, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज वैल्यू। दिखता। सेंटीमेंट वैल्यू, सेंटी मतलब जो आपके इमोशंस को टच कर ले, है ना। जैसे किसी प्रोडक्ट के साथ ना इमोशंस बड़ा जुड़ा होता है कि नहीं यार यही प्रोडक्ट हम लेंगे, इसमें तो मेरी फेवरेट हीरोइन है ना, फेवरेट हीरोइन को देखने का मन करता है तो प्रोडक्ट ले रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं सेंटीमेंट वैल्यू। उसके बाद है एक्सपीरियंस वैल्यू। एक्सपीरियंस वैल्यू मतलब कैसा फील हुआ, वो प्रोडक्ट को फील कर मतलब यूज करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सपीरियंस वैल्यू। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। उसके बाद है बिलीफ वैल्यू, कि आपका किसी कल्चरल के साथ कैसा बिलीफ बना हुआ है। अगर आपका कोई बिलीफ बना हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे खजूर ना, मतलब ऐसे तो हम लोग सब खाते हैं, लेकिन आप देखिएगा ईद वगैरह में खजूर बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। उसी तरह से जब दिवाली आती है तो भाई मिठाई हम लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं। तो उसी तरह से वो कल्चरल बिलीफ बना हुआ है, डेयरी मिल्क, चॉकलेट, ये सारा चीज हम लोग गिफ्ट करते हैं, तो ये क्या है, बिलीफ की वजह से। चलिए, तो ये हो गया जी आपका वैल्यू, याद से देख लेना। अब है कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस, कि कोई भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर अडॉप्ट कैसे करता है, उसको उसके बारे में चर्चा करनी है। भाई साहब इससे क्वेश्चन इतना भयानक पूछा गया है ना, बता नहीं सकता। इसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। इसमें पूछा गया कि एक क्वेश्चन आया था स्कूटी को लेकर, कि एक लड़की को स्कूटी खरीदनी है और उसको पता नहीं है कि वो कौन सी कलर की स्कूटी ले। इस तरीके का एक लंबा सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से इसको समझिएगा, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, पहले अवेयर होगे उससे, तो इसीलिए उसको लिखा गया अवेयरनेस। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करोगे, जो हो गया जी इंटरेस्ट का पार्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी सर। अब उस बेसिस पर आप क्या करोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट को देखोगे और तब जाके करोगे इवैल्यूएशन, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट करूं, कौन सा प्रोडक्ट को ट्राई करूं। तो इवैल्यूएशन भी हो गया। इवैल्यूएशन के बेस पर आप क्या करोगे, ट्रायल करोगे किसी एक प्रोडक्ट को, और ट्रायल करके फिर वो प्रोडक्ट क्या कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अवेयर हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। मान लो ये मुझे खरीदना था रिमोट, मुझे इसके बारे में जानकारी थी, मैंने बहुत सारा रिमोट देखा, बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, नहीं हुआ समझे, फिर मैं इंटरेस्ट जगाया कि भाई देखते इसमें कौन कौन सा और रिमोट अवेलेबल है,
मैंने सबको कंपेयर किया, मुझे यही रिमोट बेस्ट लगा, इवेल्युएट कर लिया, जज कर लिया। अब उसके बाद में मैंने फिर क्या किया, बोला चलो एक रिमोट ये खरीद के देख लेते हैं, ट्रायल के लिए ले लिया, अब मेरे को समझ में आ गया और फिर मैंने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया, बात खत्म। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और एडॉप्शन। चलिए अब क्या सर, उसके बाद है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन साइकिल। देखिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन साइकिल क्या होता है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके, कितने % लोग टेक्नोलॉजी को किस किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट 2.5% आपको दिख रहा है ना ये पेज, ये इसको बोलते हैं इनोवेटर्स। ये वो बंदे होते हैं जो मतलब कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आए तो ये ट्राई जरूर करेंगे, ये वैसे बंदे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका इनोवेटर्स। उसके बाद होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, मतलब जब इनोवेटर्स आप थोड़ा बहुत सामान लेने लगता है, मार्केट में हल्का फुल्का दिखने लगा तो ये अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 13.5%। भाई साहब इसका परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से रखना क्या होता है, अर्ली अडॉप्टर्स कितना होता है और इनोवेटर्स कितना होता है, ये पूछा जाता है। फिर है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी मतलब जब थोड़ा फैल जाता है ज्यादा तो लोग इसको फिर क्या करते हैं, अडॉप्ट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं अर्ली मेजोरिटी कितना 34% और लेट मेजोरिटी भी 34%, क्योंकि ये दोनों होते हैं ना कि भाई पता चला तो सब सामान जाओ टूट पड़ो उस पे, फिर लेट मेजोरिटी वाले भी बोलता है चलो ठीक है हम भी ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सबसे महान आदमी होते हैं, ये होते हैं लागार्ड्स, है ना, ये क्या करते हैं 16% होते हैं, भाई नहीं बदलेंगे हम, जो है वही रहेंगे, ठीक है, वो ऐसी चीज है। तो यही चीज है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोला इनोवेटर्स बोलता है आर रिस्क टेकर, वो रिस्क टेकर होते हैं हु हैव द रिसोर्सेज एंड डिजायर टू न्यू थिंग्स, नया चीज को देखने का इसमें चाहत होता है। अर्ली अडॉप्टर्स मोटा आर सिलेक्टिव अबाउट द टेक्नोलॉजीज दे स्टार्ट यूजिंग, मोटा भाई साहब ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं यूज करना स्टार्ट करते हैं, दे आर कंसिडर्ड द वन to check in with for new information and reduce other uncertainty about a new technology। तो बोटा भाई साहब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर अर्ली मेजोरिटी बोटा टेक देयर टाइम बिफोर अडॉप्टिंग अ न्यू आइडिया, कोई भी आइडिया को, नए आइडिया को अडॉप्ट करने से पहले ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एंड दे आर विलिंग टू एम्ब्रेस अ न्यू टेक्नोलॉजी एज लॉन्ग एज अंडरस्टैंड नाउ, जैसे ही वो समझ जाते हैं तो फिर इसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। बोल रहा है आप क्या लेट मेजोरिटी क्या बोला अडॉप्ट इन द रिएक्शन टू पीयर प्रेशर। अब ये क्या होता है, अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी में फर्क समझिए। अर्ली मेजोरिटी बोला भाई साहब हम थोड़ा सोचते हैं समझते हैं, ले लिए, फिर हम लिए तो मेरा फ्रेंड भी देख के लिए बोला रे भाई तुम भी लिया, चलो हम भी ले लेते हैं, तो उस बेसिस पर होता है। और लागार्ड्स होते हैं आर ट्रेडिशनल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, दे आर ऑफन इकोनॉमी अनएबल टू टेक रिस्क ऑन न्यू आइडियाज। तो बोला भाई साहब ये होते हैं ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले होते हैं कि कभी वो चीज नहीं करते, उसको जो लगता है वो वही काम करते चले जाते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी। अब जो है मेन काम आ गया, देखिए ये इतना तक में, ये यहां तक जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस, यहां तक एक मार्केटर पूरी जान लगा देता है सारी चीजों को समझने में। उसके बाद क्या होता है, हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं 2 तरीके से। यही 2 काम मार्केटर का करना है। पहले वो तो उतना काम कर लेना है ही, प्लान से पहले जो प्लानिंग फेज है वो। अब उस मार्केटिंग का सारा चीज करने के बाद आप फॉर्मुलेट करता है स्ट्रेटजी को कि भाई साहब वो 2 तरीके से, कैसे 2 तरीके से, क्या 2 स्टेप्स लगाता है। पहला जो स्टेप लगाता है वो कहते हैं उसको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, एसटीपी। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले मुझे पता कर लेना है कि मेरा सेगमेंट कौन सा है, हम किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाना है। चाहे वो अलग अलग सेगमेंटेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है सेगमेंटेशन के लिए। जैसे कोई बड़े इंसान के लिए बना सकता है, कोई छोटे इंसान के लिए बना सकता है, कोई बच्चे के लिए बना सकता है, कोई बुजुर्ग के बना सकता है, कोई 25 से 30 साल के लिए बना सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आपको कैसा बनाना है ये आपको सोचना है। और फिर उसी जिसके लिए वो सोचा कि बनाएंगे उसी को टारगेट करेगा और उसी के दिमाग में अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करेगा कि देखो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ही है, तुमको खरीद लेना है। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। और इसी बेस पर असेंबलिंग द मार्केट मिक्स, उसके बाद इसी बेस पर हम मार्केटिंग मिक्स की चर्चा भी करते हैं, जिसमें 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोल जाए। फिर बिम्स एंड बुटनर ने और भी लिखी चीजें आई थी। तो ये 2 स्टेप है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसी बेसिस पर अब हम शुरू करते हैं क्या, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। पहला ये, फिर असेंबलिंग द मार्केट मिक्स। आज हम लोग प्रोडक्ट तक पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के बाद प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन, ये हम लोग अगले क्लास में यानी कल पढ़ेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर, चलिए आइए।
तो सबसे पहले क्या, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड मार्केट इनटू डिस्ट्रिक्ट कस्टमर सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में हमको बांट देना। अब सेगमेंटेशन ना देखिए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मैं बताऊं कैसे। जैसे मान लो सबसे पहले मार्केटर ने क्या किया, नीड को फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी सर, नीड फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट नहीं, नीड को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब नीड को रिकॉग्नाइज करने के अलावा उसने देखा कि भाई साहब नीड किसकी है, क्या बड़े की है, बुजुर्गों की है, गर्ल्स की है ना, ज्यादा इनकम वाले लोगों की है, यंगस्टर्स की है, लो इनकम वाले लोगों की है, किसकी नीड है। उस बेस पर उसने एक मार्केट को टारगेट कर लिया, ठीक है, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे लो इनकम वाले के लिए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और इस बेसिस पर जो ये बना, लो इनकम वाले को टारगेट किया, और इसी बेसिस पर जो इसने टारगेट किया था फिर पोजिशनिंग कर दी। पोजिशनिंग मतलब इन्हीं लो इनकम के दिमाग में बहुत सारे टैक्टिक्स लगाकर इनको बताने की कोशिश करी कि ये जो प्रोडक्ट आपके लिए बना है ना, ये सिर्फ आपके लिए बना है, आप ही का यूज आ सकता है, इसके अलावा किसी का यूज नहीं आ सकता। तो इसीलिए बोला डिवाइड मार्केट इनटू डिस्ट्रिक्ट कस्टमर सेगमेंट, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट में बांट दो और इवेल्युएट करो सेगमेंट को, सेलेक्ट करो जो मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट होगा, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट आपको लग रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए फोकस करने के लिए। और उस बेसिस पर आप जब टारगेट कर लिए तो क्रिएट प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करिए मार्केटिंग मिक्स में, ताकि आप उस टारगेट मार्केट के दिमाग में अपनी इमेज क्रिएट कर सके। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब ये देखिएगा मार्केट सेगमेंटेशन डिफाइंड। तो बोल रहा है मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर स्पेसिफिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं क्या सर, मार्केट सेगमेंटेशन। बस सेगमेंटेशन मतलब अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से फाइंड कर लेना, क्या सेगमेंट है ना, नीड फाइंड कर लेना, ठीक है, कि भाई साहब इस पर्टिकुलर पीपल के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज। इसके बाद अब बोला मार्केट कैन बी सेगमेंटेड। अब देखो मार्केट किस किस तरह से सेगमेंट किया जा सकता है, डेमोग्राफिक के बेस पर किया जा सकता है, मतलब किस प्लेस पर हम बेचे उसके बेस पर भी आप सेगमेंट कर सकते हो। साइकोग्राफी के बेस पे क्या सकता है, माइंड के बेस पर। ज्योग्राफिक के उसके बाद ज्योग्राफी मतलब किस प्लेस में बना सकते हो, सॉरी डेमोग्राफी मतलब अलग चीज हो गया। प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बेस पर कि प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होगा, बिहेवियरल सेगमेंटेशन के बेस पर आप बना सकते हो। देखो डेमोग्राफिक का मतलब होता है एज, जेंडर, है ना, लाइफस्टाइल, फैमिली। इस बेसिस पर अगर आप सेगमेंटेशन करना चाहो तो इस बेस पर कर सकते हो। जैसे आपको चाहो कि हम 25 से 50 साल वाले के लिए हम बनाएंगे प्रोडक्ट, फैमिली साइज क्या होगी उसके लिए बनाएंगे, फैमिली साइज मिडिल क्लास अपर क्लास क्या होगी। ज्योग्राफिक में देखना चाहो तो भाई कौन सा कंट्री, कौन सा साइज, कौन सा क्लाइमेट, कौन सा के लिए बनाना चाहेंगे। साइकोग्राफिक में जाना चाहो तो सोशल क्लास होगा, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी के बेस पर बना सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो। और बिहेवियरल में देखा जाओ तो ओकेजनल बेनिफिट, यूजर स्टेटस, लॉयल्टी, एटीट्यूड, इस बेसिस पर आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। चलो मैंने यूनिलीवर का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा, है ना, बिस्किट से लेकर पता नहीं कितने प्रोडक्ट है उसके। तो उसका जो सेगमेंटेशन है उसका मैंने एक बारी डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल, ये चारों में डिवाइड किया हो गया। इस बेस पर मैं बताता हूँ। देखो ज्योग्राफिक में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कवर किया है। उनके जो डेमोग्राफिक के बेस पर 15 से 50 साल के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो डिफरेंट लाइफ स्टेज के लिए बनाते हैं, मेन वुमेन दोनों के लिए बनाते हैं, लो और अपर मिडिल इनकम दोनों के लिए बनाते हैं, ठीक है। साइकोग्राफी में वो बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, मेकर्स, थिंकर्स सब के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। बिहेवियरल में बेनिफिट्स, पैटर्न और यूजेज, इतने तरीके के सेगमेंट बना रखे हैं किसने, सर यूनिलीवर ने। आप इसमें से एक भी बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब चलिए कह रहा व्हाट इज टारगेट मार्केट। अब जो सेगमेंट आपने डिसाइड किया, ध्यान समझिएगा, कह रहा व्हाट इज टारगेट मार्केट। तो कह रहा मार्केट टारगेटिंग मींस द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर। तो ये बात ध्यान में समझ आए। जैसे अभी ये बताया ना, ये यूनिलीवर ने, सर उसने मार्केट, इतना सारा मार्केट को बना रखा है, तो आप एक भी सेगमेंट कर लो। आप ऐसे मान लो कि हम 15 से 20 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे, 15 से 20 साल बच्चे नहीं होते, थोड़े से बड़े यंग के लिए बनाएंगे, युवा के लिए बनाएंगे, तो वो बेस पर आप सेगमेंटेशन कर लो। मतलब कोई एक सेगमेंट किया, अब उसी को टारगेट करो। जिस 15 से 20 साल वाला सोच लिया, अब उसी को टारगेट करो। जैसे यूनिलीवर इसके अलावा ना किसी और को टारगेट नहीं करेगी। जैसे 15 से 50 को, 50 से ऊपर वाले को वो टारगेट नहीं करेगी, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उसको वो देखेगी भी नहीं। समझ में आ रही है? तो ये वाली बात है। तो उसी तरह से टारगेट मार्केट का क्या मतलब हुआ कि सर जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया ना, जिस सेगमेंट को चुन लिया ना, उस बेस पर आप डिसाइड कर लो। इसीलिए मार्केटिंग के टारगेट स्ट्रेटजीज का क्या मतलब हुआ, देखो
या तो आप पूरे होल मार्केट को ले लो, ये देखो होल मार्केट, ठीक है ना, आप सेगमेंट को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर आप सेगमेंट को लेके चल रहे हो तो मान लो अगर बहुत सारा 2-3 सेगमेंट को लेके चल रहे हो, जैसे इसने बहुत सारा सेगमेंट लिया था, तो अगर आप अलग अलग सेगमेंट को लेके चल रहे हो तो वो भी कर सकते हो, वरना आप नीश मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हो जो सिर्फ एक मार्केटिंग हुआ, एक ही, ठीक है, और उसी बेस पर आप माइक्रो मार्केटिंग करो, या तो इंडिविजुअल लेवल पे मार्केटिंग कराओ या लोकल लेवल पे मार्केटिंग कराओ। बात समझ रहे हो? तो टारगेट क्या करना है आपके हिसाब से, कि जैसा सिलेक्शन वैसा टारगेट। अगर आपका सेगमेंटेशन 3-4 पे हुआ है तो आपकी यहाँ सेगमेंटेशन उसी बेस पर डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर सेगमेंटेशन 1 पे है तो मार्केटिंग भी 1 लेवल पे की जाएगी। बात समझ में आया? हाँ जी सर। और जिसको आपने चुन लिया, बस मैंने एक अपनी दिल की ख्वाहिश, दिल तमन्ना को चुन लिया, बस अब मैं उसी को नजर से देखते हैं, उसके अलावा किसी को नजर से देखना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो वो वाली बात है कि मैंने जिस सेगमेंट को डिसाइड कर लिया, टारगेट भी कर लिया, अब उसी के दिमाग में मुझे डाल देनी है कि भाई ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, ये तुम्हारे लिए ही है। देखो क्या कह रहा है, पोजिशनिंग मींस द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पोजीशन और इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। तो पोजिशनिंग मींस क्या हुआ कि वैसी एक्टिविटी हमको करके दिखानी है जो, और पोजीशन बना के दिखाना है जो कस्टमर के माइंड में घर कर जाए। बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। जैसे कैसे पंखा में सुनते हो उषा, तो वो सुनते हो उषा है तो आशा है, दिमाग में आ जाता है, वैसे ही। तो क्या बोल रहा है, देखो मार्केटिंग पोजीशनिंग कह रहा है, मार्केटिंग पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिंग टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स व्हिच इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द फॉर्मेटिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड डिटेल्ड मार्केटिंग मिक्स। मिला जुला के वही बात कह रहा है कि भैया जो सेगमेंट डिसाइड किया उसके बेस पर टारगेट करो, टारगेट वाले को फिर बता ही दो कि तुम्हारे लिए प्रोडक्ट है, तुम नहीं खरीदोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समझ रहे हो? ऐसी मार्केटिंग होती है। हाँ जी सर। अब जो बात आ रही है, इसके बाद पार्ट है एसटीपी की बात खत्म, अब आ जाएगी किसकी, असेंबलिंग द मार्केट मिक्स की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 पीस। देखिए ये लेट्स क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है लेट्स डिस्कस द अबाउट मार्केटिंग मिक्स। तो सबसे पहले सर देखिए जेम्स कुलिटन थे, इन्होंने मार्केटिंग मैनेजर को बोला क्या डिसाइडर और मिक्सर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है वही हेड है। और इसी जेम्स कुलिटन के मोटिवेशन के बेस पर नील एच बॉर्डर ने मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ही टुक द मोटिवेशन फ्रॉम जेम्स। तो ये जेम्स इन्होंने मोटिवेशन लिया और नील एच बॉर्डर ने किसको दिया, मार्केटिंग मिक्स को। सर उस बेसिस पर जीरोम मैकार्थी ने 4P बोला मार्केटिंग मिक्स को, किस क्या क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और उसी बेस पर बुम्स एंड बिटनर ने बोला भाई साहब ऐसा है, 4 तो है ही लेकिन 3 और चीजें हैं। क्या क्या सर, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, है ना। और लास्ट में वेरियस एक्सपर्ट्स ने अभी रिसेंट में एक चीज और ऐड कर दिया, दैट इज परफॉर्मेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, याद करने वाली चीजें कि जेम्स कुलिटन ने क्या किया, नील एच बॉर्डर ने क्या किया, जीरोम मैकार्थी ने क्या किया, बुम्स एंड बिटनर ने क्या किया, और अभी जो रिसेंट ऐड हुआ है एक P, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब डिस्कस किया जाए प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, 4P में से एक P की, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिसीजंस की। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज प्रोडक्ट, कह रहा है प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन आइटम दैट कैन ऑफर टू द मार्केट व्हिच हैज एबिलिटी टू सैटिस्फाई द मार्केट नीड और वांट और व्हिच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस सम प्रोसेसेस। तो सिंपल सी बात बोला, बोला भाई साहब हम उस हर चीज को प्रोडक्ट बोलेंगे जो मार्केट की नीड को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब हम मिट्टी भी अगर बेच रहे हैं और कस्टमर खरीदने वाला है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो भी एक प्रोडक्ट है। बात समझ में आएगी, प्रोडक्ट का डेफिनेशन। हाँ जी सर। अगर हम कोई सर्विस भी बेच रहे हैं, वो खरीदने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम मेरे को कोई 2 लाख रुपए महीने का दे रहा है टीचिंग के लिए, वो भी एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वो हर चीज जो मार्केट में ऑफर किया जा सकता है और जो कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब प्रोडक्ट के लेवल्स होते हैं, बेसिकली 5 लेवल के प्रोडक्ट होता है, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए जी प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, वो कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके लिए आप पेमेंट पे करते हो। जैसे अगर किसी होटल में जा रहे हो तो आपके लिए कोर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सर होटल मतलब कुछ नालायक लोग ऐसे मत सोचना, आप घूमने के लिए वो होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते हैं तो वहां ठहरते भी हैं। तो जब होटल में जा रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए कोर प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पे एक जो होटल के लिए ठहरने के लिए जो रूम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कोर प्रोडक्ट।
बात समझ में आई? तो वो कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कह रहा है दिस रिफर्स टू द बेसिक प्रोडक्ट, हियर द फोकस इज ऑन द पर्पस व्हिच इज द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड। तो जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप पेमेंट पे कर रहे हो उसको बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। उसके बाद बोलते हैं बेसिक या जेनरिक प्रोडक्ट, इसको बेसिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिक प्रोडक्ट क्या मतलब कि सर वहां बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होनी चाहिए। अब ऐसा गए कि भाई साहब तुम गए होटल में गए, वहां पे बेड ही नहीं है, टॉवेल ही नहीं है ना, नल खुला पड़ा है, तो ऐसा होटल में जा क्या करोगे? तो इसीलिए बेसिक नेसेसिटी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बेसिक प्रोडक्ट। इसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सर हम जा रहे हैं किसी होटल में तो वहां ये उम्मीद करेंगे कि एक साफ तौलिया होगा, है ना, साबुन होगा, शैम्पू होगी, ये सारी चीजें होगी, पंखा अच्छा चल रहा होगा, वो ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको इसके साथ मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद होते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कि आपको होटल में सर एक नई सर्विस दे दी गई है, क्या वाईफाई की, सर उसके साथ आप डांस भी कर सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और लास्ट में है जी पोटेंशियल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जो वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन की बात करता है। जैसे आप होटल गए, होटल में सारी चीजें की आपने, लास्ट में आपको एक फीडबैक फॉर्म भराया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा भाई आप सर्विसेज कैसे लगी, क्या फ्यूचर ऑगमेंटेशन है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाला, ये सारा चीज क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा जी पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 5 प्रोडक्ट है, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। कोर मतलब जिसके लिए आप पे कर रहे हो, बेसिक मतलब उसके साथ मिलने वाली जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, एक्सपेक्टेड जो आपको उसके साथ एक्सपेक्ट होना चाहिए, जो चीज की जरूरत है। उसके बाद ऑगमेंटेड एक्स्ट्रा बेनिफिट की चीजें, और पोटेंशियल मतलब आपको वैल्यू अप्रिसिएशन वाली चीजें। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आप देखिएगा, वही यहां पे देखिए इसका एग्जांपल दिया गया, क्या वाटर के बेस पर इसका एग्जांपल दिया गया कि कोर बेनिफिट किसको बोला? जो कि थर्स्ट है, प्यासा है, तो उसको द बेसिक नीड फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव, पानी चाहिए भाई उसके लिए, हाँ जी सर। जेनरिक या बेसिक प्रोडक्ट बोला क्लीन एंड न्यूट्रियस वाटर टू ड्रिंक, बोला भाई साहब साफ सुथरा पानी मिल जाए, ये बेसिक प्रोडक्ट हो गया। कोर मतलब प्यासा है तो प्यासे को पानी चाहिए, उसके बाद क्या उसके लिए वो पे कर रहा है। जेनरिक प्रोडक्ट मतलब क्लीन पानी चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब अवेलेबल एट द हाई एंड सुपरमार्केट्स एंड एथिकल सोर्सिंग, तो बोल रहा भाई साहब हमको सुपरमार्केट वाला प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड थोड़ा बढ़िया। ऑगमेंटेड मतलब हो गया कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी होनी चाहिए उसकी, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। और पोटेंशियल मतलब हो गया कि जो पानी है वो आपके प्यास अच्छे से बुझा रहा है, तो क्या ये पानी का क्या फीडबैक होगा, वो सारा चीज। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए ये ध्यान दीजिएगा। अब है इसके बाद जो चीजें हैं वो है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का बात समझिएगा, क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स, मैं आपको बताता हूं। कह रहा प्रोडक्ट मिक्स मींस सर ऐसी चीजें जो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं एक फर्म में, उसके छत के नीचे, उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट मिक्स। जैसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट लाइन है, 1 2 3 4 प्रोडक्ट लाइन है, यहाँ पे दाल बिक रहा है, ये चावल बिक रहा है, यहाँ मोबाइल फोन बिक रहा है, यहाँ टेलीविजन बिक रहा है, तो ये सारे क्या हो गए प्रोडक्ट लाइन। अब ये देखो दाल कितने तरीके की दाल है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। कितने तरीके का यह चावल है, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। फिर फोन कितने तरीके का है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। और टीवी कितने तरीके की, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अब सर प्रोडक्ट लेंथ किसको बोलेंगे फिर, तो एक बात बताइए प्रोडक्ट लेंथ किसको बोलेंगे? सर प्रोडक्ट लेंथ बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट है। जैसे ये 2 प्रोडक्ट हुए ना, यहाँ एक ही है, यहाँ 1 2 3। जैसे अगर आपको टीवी की बात करें तो एलसीडी भी टीवी है, एलईडी टीवी है, प्लाज्मा है, तो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं एक साथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। और बात समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, इसको वेड्थ ऑफ द प्रोडक्ट बोला जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये डेप्थ हो गया नीचे, ये हो गया वेड्थ ऑफ द प्रोडक्ट। और लेंथ बोलते हैं कि किस टोटल प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट है, उसको बोला जाता है क्या, आपका ये लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। लेंथ मींस अगर आपके 4 तरीके के सामान आप बेच रहे हो तो उस सामान में कितने तरीके के सारे प्रोडक्ट्स, तो सबको लेंथ में ले लीजिए। डेप्थ मतलब कि सर एक प्रोडक्ट लाइन के नीचे कितने प्रोडक्ट हैं, डेप्थ, ठीक है। और बात करें आपका विड्थ की, तो विड्थ होती है चौड़ाई की। एक जैसे टेलीविजन है तो टेलीविजन कितने तरह का टेलीविजन, इसको बोलते हैं हम क्या सर, विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट। और यही पर सारी क्या है, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ। चलिए
डेफिनेशन की बात करें सर विथ बोलता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस कंपनी कैरी, जितना अलग अलग कंपनी जो कैरी करती है प्रोडक्ट लाइन, देखो 1 2 3 प्रोडक्ट लाइन कैरी किया, हाँ सर इसको बोलेंगे विथ। अब लेंथ, सर लेंथ बोलेंगे टोटल को, है ना, कह रहा नंबर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स द कंपनी कैरी विद द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट का लाइन को लेते हुए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो उसको बोलेंगे जी लेंथ, ठीक है। और डेप्थ बोलेंगे कि द नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफर्ड इन ईच प्रोडक्ट लाइन, हर प्रोडक्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ वर्जन्स हैं उसको, ये देखो हर एक प्रोडक्ट लाइन है इसके वर्जन्स, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन का डेप्थ। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब क्या, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में। 4 तरह की प्रोडक्ट होती है, कौन कौन सर, कैसे कैसे प्रोडक्ट होती है सर? एक प्रोडक्ट होती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होती है शॉपिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, और चौथा प्रोडक्ट होता है जी अनसॉर्ट प्रोडक्ट। सबसे पहला बात सर कन्वीनियंस प्रोडक्ट, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसको, आपको क्लियर हो पाएगा ज्यादा। हाँ ये देखिएगा कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ सर, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, नहीं जो फ्रीक्वेंटली बाय और इमीडिएटली कर ले, जैसे चावल दाल, बगल में नमक मैगी, इजीली अवेलेबल है, लो प्राइस पर भी रहे, मेनी परचेज लोकेशंस रहे, बहुत सारा, ठीक है ना। ये बोल रहा है इंक्लूड स्टेपल गुड्स, सिंपल गुड्स, इमरजेंसी गुड्स, ये तीनों क्या है सर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स है। दूसरा जो है शॉपिंग प्रोडक्ट होता है, शॉपिंग प्रोडक्ट क्या है मतलब है बाय लेस फ्रीक्वेंटली, आप कम मतलब कम खरीदते हो, ऐसा नहीं कि रोज रोज जाके खरीद रहे हो। फिर गैदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है, इसके फ्यूअर परचेज लोकेशन होते हैं, कम परचेज लोकेशन होता है, हर जगह ये चीज नहीं अवेलेबल होता है। कंपेयर करते हैं, सुटेबिलिटी देखते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, और प्राइस और स्टाइल देखते हैं, तब जाके हम शॉपिंग करता है। भाई सीधा सीधी शॉपिंग करने जाते हो तो ये सारा काम करते हो नहीं ना, लाइक 50 दुकान जाओगे घूमोगे, खासकर गर्ल्स है ना, बहुत सारे लोग दुकान जाएंगे, अलग अलग टाइप्स की देखेंगे, भैया वो वाला नहीं, भैया वो पिंक वाला नहीं, वो रेड वाला नहीं, वो येलो वाला है, उस तरीके की जो बातें करती है इसको बोलते हैं हम लोग शॉपिंग प्रोडक्ट। और इस बेसिस पर होता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है जो ब्रांड शोरूम होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो स्पेशल परचेज एफर्ट लगाना पड़ता है, यूनिक ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, और यहाँ फ्यू होता है। शॉपिंग प्रोडक्ट में फ्यूअर था, मतलब कुछ सारे, बहुत सारे मतलब कुछ 10 20 50, लेकिन ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो ब्रांडेड शोरूम होते हैं ना, है ना, टाइटन की वॉच शॉप है ना, फास्ट्रैक की, ये सारे जो लोकेशंस होते हैं, मर्सिडीज का शोरूम, तो ये क्या है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। और लास्ट में है जी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो चाहता ही नहीं है, ठीक है, न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट कंज्यूमर्स डोंट वांट टू थिंक अबाउट, रिक्वायर मच एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, इंश्योरेंस, जिसको लेना ही नहीं चाहता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या क्लासिफिकेशन था। अब चलिए थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा जाएगा। हाँ जी सर, ये देखिए इस चार्ट से थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा, मैं बड़ा कर दिया, आइए देखिएगा जी। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, चलिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट है, हैंड्सअप है, शॉपिंग प्रोडक्ट जो कैमरा, ब्रीफकेस, एयरलाइन टिकट, स्पेशल प्रोडक्ट रोल्स रॉयस कार, रोलेक्स की घड़ी, हार्ट सर्जरी, और अनसॉर्ट में इंश्योरेंस, है ना, ये सारा चीज। और देखिए प्राइस की बात करें तो रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, थोड़े सस्ते होते हैं ये कन्वीनियंस वाले, फेयरली एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं शॉपिंग वाले, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और अनसॉर्ट प्रोडक्ट वेरी करता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर प्लेस की बात करें तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट में, जगह जगह मिल जाएंगे, अगल बगल में। शॉपिंग के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्टिव आउटलेट्स होते हैं, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में वेरी लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, और शोरूम होते हैं। फिर और ये अनसॉर्ट के लिए ऑफर लिमिटेड। फिर प्रमोशन में प्राइस, एबिलिटी एंड अवेयरनेस, ट्रस्ट, ये सारा होता है। डिफरेंशिएटेड किया जाता है कॉम्पिटिटर ट्रस्ट है, कौन सा सर शॉपिंग प्रोडक्ट, और चूंकि ये ब्रांड वाले वैल्यू होती है, कौन सा स्पेशलिटी, इसके लिए इसकी अलग एक यूनिकनेस होती है, ब्रांड होती है, स्टेटस स्ट्रेस होता है, और यहाँ पे अनसॉर्ट में अवेयरनेस जरूरी होती है। ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, ये अवेयर होते हैं, ठीक है, कस्टमर अवेयर होते हैं किससे, ब्रांड से। फिर शॉपिंग में आ जाइए, स्पेसिफिक ब्रांड पे प्रेफर करते हैं, और भी जो स्पेशल वाले होते हैं, स्पेशलिटी वाले,
वो बहुत ब्रांड लॉयल होते हैं, मतलब अगर वो मर्सिडीज चलाएंगे तो मर्सिडीज चलाएंगे, और अनसॉर्ट वाले विल एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए परचेजिंग बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का, यहाँ कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, किसमें सर, सबसे पहले वाला में, सबसे पहला क्या था, कन्वीनियंस वाले। कन्वीनियंस वाले में फ्रीक्वेंट परचेज होता है, भाई आटा दाल चावल कौन नहीं खरीदना चाहेगा, सब खरीदेगा, भूख से थोड़ी मरेगा। उसके बाद शॉपिंग, शॉपिंग बोलते हैं, यहाँ भी फ्रीक्वेंट परचेज होते हैं लेकिन कंपैरिजन करके खरीदते हैं, बहुत सारा देख लेते हैं ड्रेस वगैरह तो हमको उसमें से जो पसंद आता है वो खरीदते हैं। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में इनफ्रीक्वेंट परचेज होता है, जब जरूरत होती है तो आप डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं लेकिन परचेज कर लेते हैं। और अनसॉर्ट वाले में वेरी इनफ्रीक्वेंट होते हैं, यहाँ परचेज करना चाहते ही नहीं है। बस इस चार्ट को पढ़ लेना, कन्वीनियंस वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा, इससे अच्छा चार्ट तो नहीं मिल सकता भाई आपको, ये देख लो आप। चलो अब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बनाते कैसे हैं, क्या रास्ता है उसका बनाने का। तो आइए सबसे पहले हम आइडिया जनरेशन करते हैं कि कोई भी आइडिया, बहुत सारा आइडिया आता है मेरे दिमाग में, तो आइडिया की कमी नहीं है, मतलब भरा पड़ा है। फिर उस आइडिया को छांटते हैं, भाई सब आइडिया चल सकता है क्या, नहीं, उसको छाटो, हटाओ, पहले आइडिया जनरेट करो फिर आइडिया को छाटो, फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करो, टेस्ट करके देखो कि भाई क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हवा में उड़ने वाला बात है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर उस बेसिस पर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप करो, बिजनेस एनालिसिस कराओ, फिर जाके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो, और तब जाके टेस्ट मार्केटिंग करो बाहर में जाके। सर दोनों मार्केटिंग में फर्क है, ये देखिएगा, ये टेस्टिंग अपने डेवलपमेंट की टेस्टिंग है, और यहाँ टेस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केट में जाकर टेस्ट करना है, और तब जाके कमर्शियलाइजेशन करो, तब जाके आप मार्केट में प्रोडक्ट उतारो और बिजनेस फटाफट चला दो। ठीक है जी, हाँ जी सर, तो ये था प्रोडक्ट का वहां। अब आ जाइए लास्ट, आई थिंक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो लास्ट है। इसमें देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक फेज होता है। इंट्रोडक्शन, जैसे कोई फोन आया था, मान लेते हैं सेल्फी स्टिक ही ले लो, तो सेल्फी स्टिक आया था, उसके बाद वो डिक्लाइन करता गया, अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक फेज होता है, तो उस फेज की जहां चर्चा करनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए कोई हर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइन होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स कम होते हैं, कॉस्ट पर कस्टमर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सेल्स कम तो मैन्युफैक्चरिंग काम तो उतना ही होता है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा ही लगता है, तो भाई कॉस्ट ज्यादा लगना है। फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है। इनोवेटिव कस्टमर्स इसको लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते हैं, बोलता है क्या बोलता है, सेल्स क्या है, बहुत कम होता है, इफ एनी कंपीटिटर्स रहे तो बोल रहा है। अब ग्रोथ में क्या, सर ग्रोथ में हमारे सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, कॉस्ट पर कस्टमर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सेल्स ज्यादा होगा तो कॉस्ट पर कस्टमर क्या होगा, फॉल करेगा, प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने लग जाते हैं, यहाँ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। फिर मैच्योरिटी में क्या, सेल्स मेरा पीक पे होता है, और मैच्योरिटी में कॉस्ट पर कस्टमर सबसे कम होता है, प्रॉफिट्स मेरा अभी मैच्योरिटी में सबसे हाई होता है, मास मार्केट होते हैं, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, यहां मेरे पास कॉम्पिटिटर बहुत सारा बढ़ जाता है। फिर डिक्लाइन में आ जाइए, फॉलिंग सेल्स कम होने लगता है, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो जाता है, प्रॉफिट भी घटने लगता है डिक्लाइन के स्टेज पर, और कस्टमर बेस का कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर फॉल करने लगते हैं। मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, सुना है ना आपने, है ना, तो वही वाला बात है यहाँ कि एक प्रोडक्ट कोई बना तो भाई उसका भी डिक्लाइन स्टेज आना ही है। उसी तरीके से सेम यही देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है ना, लो सेल्स, हाई कस्टमर, ये सेम चीज है, इन्वेटर्स, फ्यू, है ना, इसको एक बार देख लीजिएगा, बात खत्म। लीजिए जी, मार्केटिंग की आपकी पहली सीरीज हो गई है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।